अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार प्रोग्राम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ नेशनल स्टेडियम कराची से इस वक्त मैं ये साल का आखिरी प्रोग्राम कर रहा हूँ। और जनाब आज साल का आखिरी दिन है। आप सबको नया साल भी मुबारक मेरी तरफ से। अल्लाह करे कि आप सब के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के खेलों के लिए नया आने वाले साल पाकिस्तान के लिए मुबारक हो। हम कोई वर्ल्ड कप जीते, मेडल्स जीते हैं, हमारे खिलाड़ी कारनामे सर अंजाम दे और अल्लाह पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों को खेल को तनाज़ात से दूर रखे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जनाब, कुछ ईयर एंडर्स भी हैं, उनकी रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। बात करते हैं जनाब पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स रही हैं 2022 में क्रिकेट में, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, T20 वर्ल्ड कप का, एशिया कप का। तो जनाब आपने अचीवमेंट देखी। इमरान, मुझे अच्छी तरह याद है जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल जिस दिन खेल रहा था, सुबह का टाइम था, हम सब उठे, पूरी दुनिया इस मैच की बात कर रही थी, हमने बहुत प्राउड फील कर रहे थे। तो 2022 का बड़ा ख़ास मोमेंट रहा जो हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और कंपेटिटिव भी रहे। हमारे बॉलर्स ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई। नीदरलैंड की जीत भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वो लम्हात 2022 के बड़े यादगार रहे हमारे। बिल्कुल, अगर लिमिटेड ओवर्स की बात करेंगे तो पाकिस्तान का 2022 अच्छा गया। एशिया कप का फाइनल खेला है, फिर T20 वर्ल्ड कप खेला है। फिर जो T20 जितने भी हमने खेले हैं वो ट्राई नेशन खेली थी न्यूजीलैंड में, वो जीते थे हम। अच्छा एक सीरीज़ रही, इंग्लैंड से हमने खेला 7 मैचेस, वो खैर हम हार गए, लेकिन 4-3 था, कोई इतना बुरा स्कोर नहीं था। लेकिन अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो ईयर टू फॉरगेट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि इंजरीज़ ने जिस तरह से पाकिस्तान को परेशान किया और शाहीन शाह और नसीम शाह की इंजरी के बाद अंदाज़ा हुआ कि वो कितने अहम थे पाकिस्तान की टेस्ट टीम के लिए। और वही आपके जो बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर, उन्होंने 320 रन की एवरेज पे 1 विकेट लिए गुज़िश्ता 4 टेस्ट मैचेस में। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन ज़रूर थी पाकिस्तान टीम के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जो नया साल अभी शुरू होने वाला है, उसमें जो नया टेस्ट मैच शुरू होगा न्यूजीलैंड से, उसमें हमारी ये इंजरीज़ के मसाइल भी कम होंगे और हम जीत के साथ न्यूजीलैंड का एक नए साल का बेहतरीन आगाज़ करेंगे। बिल्कुल जनाब, हम बात करते हैं जनाब पाकिस्तान के जो ODI रिकॉर्ड हैं। ODI तो आपको पता है जो कि T20 वर्ल्ड कप का साल था, तो बहुत ज़्यादा हुए नहीं, लेकिन पाकिस्तान को होम सीरीज़ में जो है वो ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त हुई। पाकिस्तान की वनडे इंटरनेशनल में जो परफॉर्मेंस है साल 2022 में, T20 पाकिस्तान का बेहतर साल रहा, जो कि हमने ना सिर्फ वर्ल्ड कप का फाइनल खेला बल्कि एशिया कप के अंदर भी हमारी कारकर्दगी बुरी नहीं थी। T20 के हवाले से इमरान, अगर हम देखें तो ये साल तो T20 का ही था और हमने एशिया कप में, वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन अब साल 2023 की अगर हम बात करें तो ODI का वर्ल्ड कप है, भारत में होगा। मुझे लगता है कि इसके लिए हम बेहतर प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, बिकॉज अगर हम अपनी स्ट्रेंथ देखें, ऑलराउंडर्स की, हिमात की वापसी के बारे में बात हो रही है, नवाज़, शादाब, ये सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा टॉप ऑर्डर भी बुरा नहीं है, सिर्फ एक मैच फिनिशर की ज़रूरत है। शाहिद अफरीदी और उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने फ़खर जमान को भी बुला लिया है। हमें फ़खर जमान के साथ शर्जील खान की वापसी भी दिखाई दे रही है। शायद हम खुशदिल शाह को भी रख सकते थे, लेकिन तरजीहात तब्दील हो गई। T20 का साल था 2022 और 2023 पूरा वनडे का साल होगा, जो कि वर्ल्ड कप इस साल है। बिल्कुल, और पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज़ खेलनी है, इससे पूरा फ़ायदा पाकिस्तान टीम को उठाना चाहिए। देखिए, अभी समझ नहीं आई वैसे मुझे कि 24 खिलाड़ी अनाउंस किए पाकिस्तान टीम के नए चीफ सेलेक्टर शाहिद अफरीदी ने, और अभी आप जिन 16 खिलाड़ियों को माइनस करेंगे उसमें से ज़ाहिर है फिर उनके भी दिल दुखेंगे। आप डायरेक्ट ही 16 रुकनी स्क्वाड का अगर ऐलान कर दे, कॉम्पैक्ट स्क्वाड होता, मतवाज़न स्क्वाड होता। अभी आपने 24 किए हैं, फिर आप कन्फ्यूजन फैलेगी, फिर 8 खिलाड़ियों को आप निकालेंगे, फिर जाहिर सी बात है फिर वो अफसरदगी का इज़हार भी करते हैं खिलाड़ी डिजिटल मीडिया पे आजकल, फिर कंट्रोवर्सीज़ बनती है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने 16 खिलाड़ियों का इंतखाब उनको करना चाहिए था। आज भी आपको पता है फ़खर जमान और हारिस सुहेल को इंडक्ट किया है उन्होंने, मेरा ख्याल है कल उन्होंने शायद इंडक्ट किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए, जो यहाँ पे नेशनल स्टेडियम कराची में 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि जो होना था हो गया। 16 जो खिलाड़ी अनाउंस करने हैं वो इस नज़रिए से पाकिस्तान टीम को करने चाहिए कि वो 16 खिलाड़ी वर्ल्ड कप में भी आपको फिर खेलते हुए नज़र आए। अभी से आप अगर इस वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि एशियाई कंडीशंस है, भारत में हमें सूट भी करता है, तो फिर पाकिस्तान का विक्ट्री स्टैंड पर जाने का चांस बनेगा। चलिए, तो जनाब अगर बात करते हैं क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों की, तो पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, लेकिन इस साल भी एक बस नाकामियों की और मायूसियों की दास्तान है। नेशन कप से थोड़ा सा हल्का टूर्नामेंट था, तो यहाँ पर टीमें अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आई थी और पाकिस्तान के पास अपने प्लेयर्स भी मौजूद नहीं हैं जो कि बाहर लीग्स खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ भी पूरी नहीं थी, तो डेफिनेटली रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। डच कोच जिसको पूरी दुनिया नहीं रख रही, वो हम पाकिस्तान वाले रख रहे हैं और उसको 1 करोड़ रुपया साल का भी दे रहे हैं, लेकिन हम उससे पूछते नहीं है कि वो क्या कर रहा है। इंतहाई अफसोस की बात है जो हॉकी के हालात हैं, जो पिछले 7 साल की कारकर्दगी है इंतहाई नाकस है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है
हॉकी को ख़राब नहीं कर रही, तबाह कर रही है। अभी भी आप देखें कि एक ऑर्डिनरी इवेंट है जो हुआ साउथ अफ्रीका में, आप 7वें नंबर पर आए। पाकिस्तान हॉकी के हवाले से आपने रिपोर्ट देखी इमरान? यकीन तौर पर हमारा कौमी खेल है। इस साल हमने देखा आसिफ बाजवा की टीम को फारिग किया गया, हैदर हुसैन आ गए, लेकिन हमने देखा कि सिगफ्रेड एक्मैन जो हमारे लग रहा था कि कोच बनेंगे, वो फिर माली मसाइल की वजह से वो वापस चले गए। हॉकी के लिए वही मायूसियों का साल है, और साल 2023 में अल्लाह जाने क्या होगा। देखिए इट्स जस्ट अनदर ईयर फॉर हॉकी। और 2021 में भी हम यही बात कर रहे थे, 2020 में भी हम यही बात कर रहे थे। चेंज कुछ नहीं होता, चेंज सिर्फ ये होता है सेक्रेटरी चेंज हो गया, प्रेसिडेंट चेंज हो गया, कोच चेंज हो गया, परफॉर्मेंस वहीं की वहीं है। आपने सब कुछ करके देख लिया है। और मुझे लगता है परफॉर्मेंस की बात करें इमरान, आप खेलती कहाँ है हमारी टीम, कहीं जाती ही नहीं। बिल्कुल वही परफॉर्मेंस में जो भी मैचेस उनको मिलते हैं 2-4 साल में, तो वो इसीलिए परफॉर्मेंस ख़राब होती है कि उनको मैचेस रेगुलरली मिल नहीं रहे हैं। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। सिंध गवर्नमेंट के अलावा आपको पता है कोई भी सूबाई गवर्नमेंट जो है PSF को सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर सिंध गवर्नमेंट जितना भी तब चारों सूबे उनको सपोर्ट कर दें तो बहुत ज़्यादा माली फ़ायदा उनको हो जाएगा। लेकिन ये माली जो मसाइल हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, बड़े बड़े दावे तो करते हैं। ये भी खोकर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि हम मार्केटिंग टीम बना रहे हैं, इश्तिहारात लेके आएंगे, ये करेंगे वो करें, मगर ये कभी हमने इम्प्लीमेंट होते हुए देखा नहीं है ये चीज़ें। मतलब ये सिर्फ बातें ही हैं, आके बातें कर देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और बड़े बड़े ऐलानात कर देना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है कि आप अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम चले जाएँ, उसका हाल क्या है। आप नेशनल कोचिंग सेंटर में चले जाएँ जहाँ पे खिलाड़ी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, हमारे सामने ही है, उसका हाल देख लें जाके। जितने भी हॉकी के ग्राउंड है पाकिस्तान में सिवाय एक गुलशन वाली ग्राउंड के, उनकी तमाम की आप हालत देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हॉकी हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है। बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान फुटबॉल की बात भी करते हैं। एक चीज़ अच्छी ज़रूर हुई कि हमारी फ़ुटबॉल की जो सस्पेंशन थी ना फुटबॉल फेडरेशन की, वो ख़त्म हुई। वैसे तो फुटबॉल वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त साल रहा। मेसी अर्जेंटाइन पहली मरतबा वर्ल्ड चैम्पियन बने। मेसी जो है अर्जेंटाइन का तीसरा टाइटल था। फ्रांस जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ, तारीख का बेहतरीन मैच हमने देखा। कि पाकिस्तान फुटबॉल में क्या रहा है, क्या रह सकता है। एशियन चैम्पियनशिप क्वालिफाइंग राउंड्स जो हैं वो पाकिस्तान की ख़वातीन की टीम खेलेगी इस साल, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान, नेपाल और भूटान की एक ट्रायंगुलर सीरीज़ एक हो जाए, और उसका काफ़ी इम्कान है। पाकिस्तान फुटबॉल की अगर बात करें तो अगेन वही हॉकी वाला हाल है। शुक्र है कि सस्पेंशन ख़त्म हो गई। बट इमरान, वर्ल्ड कप बड़ा ज़बरदस्त रहा, हमने इसको बड़ा इन्जॉय किया। तारीख का बेहतरीन वर्ल्ड कप। कतर की मेज़बानी को बाद में जब कुछ आपने सर्वे देखे, इंटरनेशनल पोल्स हुए, BBC और बड़े बड़े नशियाती इदारों ने कतर को जब मेज़बानी मिली तब बड़े तनाज़ात हुए। वर्ल्ड कप से पहले बहुत बातें हुई। नहीं, कतर ने क्या शायान शान अंदाज से फुटबॉल वर्ल्ड कप को मुनक्किद किया और तारीख का बेहतरीन वर्ल्ड कप कहलाया। बिल्कुल, और जिस तरह उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया उसके ऊपर, और जिस तरह मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। आप ओपनिंग सेरेमनी देखें, उसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आई। फिर आप एंडिंग सेरेमनी देखें, उसमें आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें नज़र आई। तो स्टैंडर्ड यहाँ पे था तो वहाँ यहाँ कर दिया अब कतर ने। अब जो भी मेज़बानी करेगा फीफा वर्ल्ड कप की, वो उसको स्टैंडर्ड को मीट करना पड़ेगा, बल्कि उससे ऊपर ही जाना पड़ेगा। और अब ये कहा जा रहा है कि वो शायद ओलंपिक के लिए भी बिडिंग करेंगे, और दीगर जो कॉमनवेल्थ और दीगर जो गेम्स हैं उनके लिए भी। तो एक शानदार वर्ल्ड कप था। और दूसरा, सिर्फ मेज़बानी या हॉस्पिटैलिटी के हवाले से नहीं, मैचेस के हवाले से भी बहुत अच्छा था, क्योंकि जिस तरह से अपसेट्स हुए। सऊदीया ने अर्जेंटाइन को शिकस्त दी जो कि वर्ल्ड चैम्पियन बना। जर्मनी दूसरी दफ़ा मुसलसल बाहर हुआ। फिर मराकश की टीम ने जिस तरह से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। फिर पुर्तगाल, रोनाल्डो के लिए तो इतना अच्छा नहीं था क्योंकि आखिरी 2 मैचेस वो स्टार्टिंग के प्लेइंग 11 में शामिल नहीं था। तो एक सब कुछ था इसमें। मेसी के फैंस के लिए भी बहुत कुछ था, रोनाल्डो के फैंस के लिए भी। फिर मराकश, फिर हकीमी, जितने भी फुटबॉल फॉलो करते हैं लोग। मराकश की आपने बात की, हकीमी का, तो मराकश की क्या परफॉर्मेंस थी, और ये स्टोरी याद रह जाएगी शायद। मेरे ख्याल में साल 2022 की सबसे बड़ी जो स्टोरी है वो मराकश की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, और सबसे बड़ी इंस्पिरेशनल टीम भी मराकश रहेगी। बिल्कुल देखें, और जिस तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की है, उनके जो हेड कोच हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है। इतनी बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त देकर इतनी आगे आ जाना, हालांकि रैंकिंग में भी वो टॉप 20 से बाहर हैं। तो अगर इस तरह की परफॉर्मेंस किसी की तरफ से आती है, और ये होता है देखिए जब आप अपने कल्चर में अपने ममालिक जैसे ममालिक में खेलते हैं, अपनी जैसी कंडीशन में इतना मैटर नहीं करती क्रिकेट के
तरह, लेकिन फिर भी एक जो एटमॉस्फेयर होता है, एक जो फैंस की सपोर्ट आपको मिलती है पूरी दुनिया से, आपको पता है एक रिलीजन फैक्टर भी था, मुस्लिम भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, तो ये बड़ा हौसला अफजा होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। और हेड्स ऑफ टू डैम, ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। और ये जो उन्होंने मराकश ने परफॉर्मेंस दिया, आइंदा आने वाले वर्ल्ड कप में उनके जो नई जनरेशन आएगी उनके लिए भी बहुत मोरल बूस्टिंग है, क्योंकि आगे जाके जो है सिर्फ इस यहाँ तक नहीं जाना, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप अहेड जाना है, फिर फाइनल भी खेलना होगा। तो जनाब साल 2022 में हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट तो जरूर आई, लेकिन कामयाबी हमसे होम सीरीज पर जरूर उठी रही। दूसरी जानिब हमने एशिया कप का फाइनल खेला, वर्ल्ड T20 का फाइनल खेला। सो अचीवमेंट्स भी हैं और दुख भी है कि हम अपने होम सीजन में कोई बहुत करिश्मा साथ कारकर्दगी नहीं दिखा सके, इनफैक्ट मैच ही कोई नहीं जीत सके। सिकंदर बहुत आप इनको देखते हैं जब मैच ब्रॉडकास्ट होते हैं, और सिकंदर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सिकंदर डेफिनेटली हमारे रिवाइवल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ये साल द ड्रीम ईयर, हम जो सालों से सोचते थे, पर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी कमी रह गई और इनफैक्ट हमारी तारीख का सबसे डिसअपॉइंटिंग टेस्ट ये होम सीजन है? हाँ, ये कह सकते हैं। आपके रिजल्ट वाइज जो है पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन टफ सीरीज थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। एक्सपेक्टेड था कि इंग्लैंड में हार्ड आएगा, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि होम कंडीशंस जो है वो आपकी टीम को सपोर्ट करे। पाकिस्तान के साथ थोड़े डिफरेंट किस्म के डिलेमास हुए। एक तो आपकी फास्ट बॉलिंग जो पूरा बैटरी थी वो ज़्यादातर इंजर्ड थे या अवेलेबल नहीं थे, फिर आपके पास बेंच में इतनी जो है नहीं थी स्ट्रेंथ की, जो बॉलिंग डिपार्टमेंट में वहाँ स्ट्रगल किया। क्योंकि देखें टेस्ट मैचेस जो हैं वो आप जीतते हैं 20 विकेट लेने में, और अगर वो मिसिंग हो जाए तो फिर प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक गालिबन पाकिस्तान ने बैटिंग पिचेस बनाने की कोशिश की, ज़्यादा ही वो फ्लैट हो गई, जिसकी वजह से दूसरी टीम ने भी उस पर कैपिटलाइज किया। वाइट बॉल में पाकिस्तान ने सच बुरा नहीं किया, 7 T20s खेले और 4-3 हारे थे इंग्लैंड से, और कम्पिटिटिव थे सातों के सातों गेम्स। लेकिन हाँ, ये है कि एक डेंट रहेगा, पहली बार वाइट वॉश हुआ। उसके अलावा अगर आप तो कराची की ग्राउंड की बात करें तो वो तो फोर्ट्रेस रही है पाकिस्तान के लिए। इससे पहले 2 ही टेस्ट मैच हारे थे, एक साउथ अफ्रीका और एक नासिर हुसैन की इंग्लैंड टीम के खिलाफ। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि रेड बॉल में थोड़ा पाकिस्तान स्ट्रगल किया है, और उसका रीज़न ये है कि हमारे बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो उस लेवल पे नहीं था। हमारे पास अवेलेबल यंगस्टर्स थे। हमारा टोटल जो क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस था बॉलिंग का पहले टेस्ट मैच में 13 था। बिल्कुल। अच्छा सिकंदर, अब नया साल भी शुरू हो रहा है कल से, और हम उसकी उम्मीदें भी हमने जला ली है। एक तो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, उसके बाद फिर ये साल वर्ल्ड कप का भी है, इसी साल एशिया कप का पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन एकदम से फोकस ना PSL और फिर लिमिटेड ओवर्स पे ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा कि हम ये टेस्ट मैच किसी तरह इसको बेहतर प्लान कर लें, उसके बाद एटलीस्ट इस फॉर्मेट से हम दूर हो जाएंगे, तो मुझे लगता है हमारे मसले भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हम वाइट बॉल में ज़्यादा बेहतर हैं। सिकंदर, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में पाकिस्तान हमेशा अपने चांसेस ज़्यादा कहता है कि होंगे, लेकिन हम रेड बॉल से दूर नहीं हो जाएंगे। दूर हो गए तो फिर हमें और परेशानी ही होगी। श्रीलंका भी जाना है। हाँ जी, जाना है, लेकिन वो लेटर इन द ईयर है। हाँ, ये है कि देखिए वो वही बात घूम फिर के आती है। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है ना हमेशा मानी है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हमेशा उनकी बॉलिंग रही है। ठीक है, लैक ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक्सपीरियंस है नए लड़कों का, क्योंकि इतनी वाइट बॉल क्रिकेट हो रही है, क्योंकि लीग्स भी हैं अराउंड द वर्ल्ड हो रहा है, तो वो नज़र आता है। अब आपका ये फर्स्ट क्लास सीजन अब खत्म हो रहा है, तो उसमें अगर आप देखें तो आप ही मुझे बता दें कि कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिनको आप कहेंगे कि वो आके डायरेक्ट टेस्ट मैच में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे फर्स्ट क्लास का और जो टेस्ट मैच की क्रिकेट का जो लेवल है उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। ये तो है, डायरेक्ट जंप करके आप फॉरन एट होम फील नहीं करते। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के लिए बेंच पे बॉलर्स हों एक साथ ऐसे जो आपकी इंजरीज को कवर कर सकें। शाहीन शाह अफरीदी के शूज़ को फॉरन फिल करना मुश्किल है, लेकिन ऐसे हों जो आपके साथ कम्पिटिटिवनेस करें, क्योंकि हमारे शोफ लंबे स्पेल्स नहीं कर सकते। पहली बार उन्होंने जो वो रेड बॉल में आए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली दिखेंगे। फिर इतनी ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट है कि वो एक माइंड में उनकी लेंथ जो है वो T20 लेंथ होती है, ऐसा ऐसा पिचअप करना बॉल को। तो ये बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नया साल शुरू हो रहा था, आई थिंक पाकिस्तान से फोकस रखेगा प्रीटी श्योर। और जब तक मिड ईयर में जाके आप श्रीलंका से खेलेंगे और फिर आगे जो भी खेलेंगे तो उसमें रिजल्ट्स नजर आएंगे, तो काम होगा और ये प्रोसेस होगा। तो फिर डेफिनेटली ये जो अभी हमें उठाने पड़ा है नुकसान घर पे वाइट वॉश, और अभी न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव हो रहा है। पहले टीमें टिकती भी थी। बाबर आजम डेफिनेटली तीनों फॉरवर्ड में वाले कप्तान हैं सिकंदर, और अपनी परफॉर्मेंस को भी साथ लेके चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ग्लिम्स नजर आते हैं जैसे वो चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। लेकिन क्या समझते हैं, क्या हमारा जो टैलेंट है वो इतना अच्छा नहीं था? बाबर की कैप्टनसी के ऊपर सवाल उठते हैं, बट मेरा तो सिकंदर पहले एक तजिया छोटा सा ग्राफ से वही सवाल कि रोज रोज कप्तान आप ग्रूम नहीं करते, थोड़ा टाइम लगता है। फिर देखिए लिमिटेड ओवर्स में तो बेहतर कर ही रही है। एशिया कप का
और वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना है, नॉट अ जोक, क्योंकि बाकी टीमें भी मौजूद थी और बहुत तगड़ी टीमें थी। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम स्पेशली 2023 के वर्ल्ड कप को देखते हुए हमें एक कप्तान को कितना बैक करना है, और डेफिनेटली एक जरूरत तो रहती है इसके अंदर कि आप एक यंगस्टर को ग्रूम भी करें। तो बाबर भी बहुत यंग है और अभी अपना जो उनका परफॉर्मेंस है वो भी साथ साथ ठीक चल रहा है। शायद मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन, कुछ फैसले, कुछ अच्छा तगड़ा कोच, वैसे बातें कर रहे हैं मिकी आर्चर की वापसी हुई, तो शायद और बेहतरी आ जाए। देखिए, पहली बात तो ये कि सब कॉन्टिनेंट की किसी भी टीम की कप्तानी करना आसान काम नहीं है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ पे, जैसे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में इतना ज़्यादा नहीं होता जितना सब कॉन्टिनेंट का प्रेशर होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्रिकेट इज लाइक रिलीजन। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि जब भी आप किसी को कप्तान बनाते हैं तो उसके साथ जो प्रीवियस कप्तान है कुछ टाइम तक रहे और एक स्मूथ ट्रांजिशन मिल जाए, क्योंकि उसको एक सपोर्ट करता रहे, उसके साथ उसको बताता रहे कि किस तरह से डिफरेंट स्टेजेस पे आपने कप्तानी करनी है, और फिर जब वो लगे कि वो बिल्कुल रेडी हो गया तो वो फिर स्मूथली बाहर चला जाए। ये हम दूसरी टीमों में देखते हैं, इसके एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा हैं कि एक स्मूथ ट्रांजिशन जरूरी होती है। आप एकदम से किसी को कप्तान चूज नहीं करते, आपको लगता है कि उसके अंदर कुछ मवाद है तो आप उसको लेके आते हैं और फिर उसको आपको टाइम देना पड़ता है सर्टेन क्रंच सिचुएशंस में वो क्या फैसले करता है, और उसके लिए सीनियर मेंबर्स उसके आसपास होना ज़रूरी है। दैट इज़ हाउ वो शाइन करेगा। बाबर आजम एज अ प्लेयर कोई डाउट नहीं है, बाबर आजम एज अ कैप्टन भी कोई डाउट नहीं है। बाबर को आप देखें 2022 के साल में सबसे ज़्यादा रन से पूरी दुनिया में 1001 आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के नॉमिनेट हो गए थे। बिल्कुल, तो ये दोनों चीज़ें वो साथ लेकर चल रहे हैं। कहते हैं कि कप्तानी आएगी तो शायद बैटिंग खराब हो जाएगी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं होने दिया। एंड आई थिंक हम लोग बहुत जल्दी फैसले सुनाते हैं। आई थिंक वी शुड, इट इज़ अ बिग लॉस, 3 मैचेस आप इंग्लैंड से हारते हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इंग्लैंड जिस किस्म की क्रिकेट खेल रहा है वो थोड़े से आप टेकन अ बैक हो गए और शॉक हो गए कि 7 की एवरेज से कोई खेल रहा है। तो ऑब्वियसली आगे जब बढ़ते जाएंगे तो ये जो हम 3 मैच हारे हैं इसमें बाबर एज ए कैप्टन ठीक है हारे, लेकिन वो जो इतना पॉलिश हो गए हैं इतनी सारा ग्राइंडिंग के बाद, आई थिंक जो आगे वाली जो डिफरेंट सिचुएशंस कहीं आएंगी वो मेंटली और इमोशनली और फिजिकली भी होता है। ठीक है, सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद है। सिकंदर, बहुत शुक्रिया। तो जनाब, साल 2022 जो गुजर गया और आखिरी दिन 2023 के ऊपर हम बात करें, साबिक टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। सादिक भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, 2022 ओवरऑल पाकिस्तान के लिए अगर हम देखें तो हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, एशिया कप का फाइनल खेला, लिमिटेड ओवर्स में सादिक भाई हम बेहतर थे, लेकिन होम सीरीज में इंग्लैंड हमें बुरी तरह हरा के चला गया, ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया, न्यूजीलैंड ने टेस्ट हमारे साथ फंसा दिया। साल 2022 में टेस्ट क्रिकेट की कारकर्दगी होम सीरीज में हारना मायूस कुन रहा, आप भी समझते हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, आई थिंक सब टेस्ट सीरीज हम हार गए, तो और ये इसके अंदर ये देखना है कि हमारे जो बैट्समैनशिप जो है या सिलेक्शन जो उन दिनों में जो हो रही थी, या कि 2-3 प्लेयर ऐसे खेल रहे थे जो मैं समझता हूँ कि सेलेक्टर के फेवरेट प्लेयर्स थे, और कुछ टीम के भी कुछ प्लेयरों के फेवरेट थे जो कि मेरे लिहाज से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उनकी इतनी शुमालियत नहीं होनी चाहिए जो कि टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट के अंदर वो खेलते। मतलब मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर थे, आप उनके सिलेक्शन से मुतमईन नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। आई थिंक वो ऑथेंटिक इतने नहीं थे, वो प्लेयरों के दबाव में ज़रूर आ गए हैं, या और प्लेयरों के साथ या तो मिलकर उन्होंने किया होगा, या मैं समझता हूँ कि प्लेयर के दबाव के अंदर आ गए कि कप्तान जो चाहेगा वो, क्योंकि टीम उसी ने खिलानी है, मगर एट द सेम टाइम बीइंग ए चीफ सेलेक्टर उसको आप कोशिश तो करते हैं कि उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये प्लेयर इतने सारे मैचेस खेलेंगे। सादिक भाई, शाहिद आफरीदी अपने दौर के बड़े बूम क्रिकेटर, उनको इंटरिम चीफ सेलेक्टर बनाया गया, जो उन्होंने तब्दीलियाँ की हैं, मीर हमजा को लेकर आए, या अगर हम देख रहे हैं कि अब उन्होंने वनडे के अंदर शकील खान को वापस लेकर आए हैं, कुछ लग रहा है जैसे हमने कुछ मॉडर्न अप्रोच इख्तियार करने की कोशिश की। आपका मशवरा क्या होगा शाहिद आफरीदी को, और बतौर इंटरिम चीफ सेलेक्टर आपको ये चॉइस कैसी लगी नजम सेठी साहब? मेरे ख्याल से जिस तरीके से वो फेमस है बूम के नाम से, इसी तरीके से सिलेक्शन के अंदर भी वो बूम ही आएगा, और अच्छे चीफ सेलेक्टर सेलेक्ट किया है नजम सेठी साहब ने या मैनेजमेंट कमेटी ने, कि शाहिद आफरीदी वो बंदा है जो किसी के दबाव में या किसी के अननेसेसरी दबाव में नहीं आएगा, लॉजिकल बात करेगा, या लॉजिकल उसके अंदर वो समझेगा कि हाँ ये प्लेयर बेटर है, तो
वो अपने अपने लिहाज की बैट्समैनशिप से, उसकी खुद की बैट्समैनशिप से अगले को ज़्यादा तरजीह देगा कि वो अच्छा बैट्समैन है, ठीक है, क्या, और उसके अंदर अच्छा टेक्निकली अच्छा प्लेयर है। तो मेरे ख्याल से ही इज गोइंग टू बी ए गुड सेलेक्टर। अच्छी सिलेक्शन कमेटी है आपके उसके साथ, क्या कहते हैं, रज़ाक के साथ। ठीक है। और अच्छा सादिक भाई, आखिर में मिकी आर्थर को वापस लाने की बात हो रही है। सलाम मुश्ताक का टेन्योर तो वैसे भी फरवरी 2023 में खत्म हो जाएगा। मिकी आर्थर के अंडर हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और फिर हम वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट टीम भी बने थे। आपकी सर क्या राय है, क्योंकि हमारी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये दिखाई दे रहा है कि जो हमारे कप्तान हैं उनको एक मजबूत हेड कोच की फैसला साजी के लिहाज से, और फिर एक ऐसा चीफ सिलेक्टर जो दबंग हो, जो फैसले कर सकता हो और ये कंसेंसस से हो। आपको लगता है कि शाहिद आफरीदी, बाबर आजम तो सिस्टम में मौजूद है, मिकी आर्थर की जो बात हो रही है, आप इस आइडिया को बैक करते हैं? नहीं, अगर शाहिद आफरीदी है सिलेक्टर है और फिर मिकी आर्थर, ये दोनों विल नॉट गेट टुगेदर। लेकिन ये इंटरिम है, या तो फिर वो नहीं होंगे उस पर। अगर शाहिद आफरीदी इंटरिम चीफ सिलेक्टर है, उस पर ना हो, फिर चाहिए इंटरिम जो चीफ सिलेक्टर है और इस किस्म का चीफ सिलेक्टर है जो दबंग किस्म का है, या किसी के दबाव में नहीं आएगा, तो आई थिंक ही विल कंटिन्यू एज ए चीफ सिलेक्टर। अच्छा, आपकी प्रेडिक्शन है, आपको लगता है कि शाहिद आफरीदी फुल टाइम भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं और होना भी चाहिए। एंड आई थिंक शाहिद आफरीदी इट्स अबाउट टाइम है कि उसको आके यहाँ पे थोड़ा सा क्रिकेट का मयार, क्रिकेट का सिलेक्शन, प्लेयरों की सिलेक्शन, इनको एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे शाहिद आफरीदी को, कि अपने साथ एक बैट्समैन को रखे, क्योंकि बैट्समैन की जो नो हाउ जो है सिलेक्शन कमेटी में वो होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई अच्छा बैट्समैन सेलेक्टर नहीं है जो कि बेटर ओपिनियन दे सके उसकी टेक्निक के ऊपर। और अब्दुल रज़ाक और इफ्तिखार तो बॉलर है, अब्दुल रज़ाक ऑलराउंडर है, ये भी ऑलराउंडर है। इनको बैट्समैनशिप की इतनी नो हाउ नहीं होगी, मगर दे आर वेरी बोथ ऑथेंटिक, अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छी सर्विसेज दी है पाकिस्तान को, एंड आई थिंक दे विल बी अ गुड सिलेक्शन कमेटी। चले, सादिक मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, और नया साल जनाब शुरू हो रहा है, आप सबको भी नया साल बहुत मुबारक। उम्मीदें यही हैं कि साल 2022 के मुकाबले में 2023 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और हम सब के लिए बिलहाज़ कौम मजबूरी भी ये साल बहुत अच्छा हो। तो आप सबको एक मरतबा फिर नए साल की बहुत बहुत मुबारक, और इंशाल्लाह नए साल में नए प्रोग्राम और नई उम्मीदों के साथ आपसे मुलाकात होगी।